एक हो गई इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक हो गई डिपेंडेंट ब्रांच। दो अलग अलग हो गई, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अपनी बुक्स लिख रही है और वो उसी से काम करती है। हमारे पास यहां पर अगर कभी स्टॉक मिसिंग हो तो स्टॉक हम किस पर बनाएंगे? स्टॉक अगर मिसिंग होगा तो किस पे बनेगा? ब्रांच अपने यहां पर काम कर रही है तो इनवॉइस प्राइस पर काम किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स आ गए। एक तो डोमेस्टिक ब्रांच हो सकती है। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब जो लोकल ब्रांच है, तो ये हमारी डोमेस्टिक ब्रांच हो गई। जो डोमेस्टिक ब्रांच है, हम डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर क्या क्या काम करेंगे? स्टेप नंबर 1 पर हम रिकंसिलेशन करेंगे या एडजस्टमेंट्स करेंगे। कौन कौन सी हमारे पास रिकंसिलेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री डालनी पड़ जाती है, या हमारे पास ऐसा हो सकता है कोई लॉस इन ट्रांजिट हो तो उसकी एंट्री डालनी पड़ सकती है। कुछ केसेस में कैश इन ट्रांजिट, हेड ऑफिस के यहां पर इन ट्रांजिट होता है, उसकी एंट्री हेड ऑफिस अपने पास जनरलाइज करता है। यहां पर बड़ी सारी तरह की एंट्रीज पूछ सकता है। हमारे ऑलरेडी पिछले वीडियो में क्या ये हमने एंट्रीज की रिवीजन करवा रखी है? द आंसर इज यस, कि एंट्रीज कैसे कैसे बनाई जाती है। स्टेप 1 पर हमने कहा जी रिकंसिलेशन होती है। रिकंसाइल करने के बाद स्टेप नंबर 2 पर हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 पर जब हमने रिकंसाइल कर लिया तो अब हम ब्रांच के अकाउंट्स बनाते हैं। ब्रांच में क्या क्या बनेगा? ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ब्रांच का P&L अकाउंट बनेगा और ब्रांच की बैलेंस शीट भी बनेगी। यानी ये तीनों चीजें हमारे पास बनाई जाएंगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगेगा तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? फिर थोड़ा ना बनाएंगे। वैसे हमने कहा ये भी बनती है, बाकी क्वेश्चन में मना कर रखा होगा तो क्यों बनाएंगे? कई क्वेश्चंस के अंदर जितना लिखा होता है उतना ही काम करना पसंद करते हैं। यहीं पर आपके पास अगर स्टॉक मिसिंग होगा तो आपको स्टॉक ढूंढना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, मिसिंग स्टॉक अगर है तो आपको मिसिंग स्टॉक को क्या करना है? मिसिंग स्टॉक को यूज कैलकुलेट करना है। क्या आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं जो आपने करनी है? द आंसर इज यस। जो आपने ये एडजस्टमेंट्स की थी वो एडजस्टमेंट्स भी आपको साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेनी है और इन एडजस्टमेंट्स को भी आपने यहां पर यूज करना है, इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। या मैं एडजस्टमेंट्स भी करो ये लिख देता हूं कि हमने एडजस्टमेंट्स को भी साथ साथ में कर देना है। फिर मैंने बताया था कि इतना करने के बाद स्टेप नंबर 3 पर हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 3 पर मुझे हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, हेड ऑफिस की भी P&L बनाना पड़ेगा, हेड ऑफिस की भी मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या इसके अंदर भी मेरे पास हो सकता है स्टॉक मिसिंग हो? एचओ का स्टॉक हो सकता है मिसिंग हो। हां, तो अगर एचओ का स्टॉक मिसिंग होगा तो एचओ किस पर बनाएगा? अगर एचओ का स्टॉक मिसिंग है तो एचओ किस पर बनाएगा? एचओ अपनी कॉस्ट पे बनाएगा। ओके, क्या एचओ में भी कोई एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? द आंसर इज यस। अगर क्वेश्चन कहता है कोई एडजस्टमेंट्स है तो एडजस्टमेंट्स भी आपको करनी पड़ेंगी। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4 पे क्या हमें इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज करनी पड़ती हैं? द आंसर इज यस। हमें इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज करनी पड़ती हैं। इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज के लिए क्या बैलेंस शीट जरूरी है? आपके पास होनी चाहिए। ब्रांच की बैलेंस शीट जरूरी है क्योंकि उसी को तो इनकॉर्पोरेट करना है। मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज क्या क्या होती? हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमने कहा एसेट्स को अपने साथ जोड़ना है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होती है? वो कहता है जी मैं उसके एसेट्स ले लूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। क्या ये एसेट्स की लिस्ट कहां से मिलेगी?
एसेट्स की लिस्ट कहां से मिलेगी? ब्रांच की बैलेंस शीट से मिल जाएगी। तो वहां से अपने एसेट्स उठाओ और अपने साथ जोड़ दो। फिर मैंने कहा हम उसकी लायबिलिटीज को भी साथ में ले लेंगे। तो उसकी लायबिलिटीज को आप लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की लिस्ट कहां से मिल जाएगी? वहां से मिल जाएगी। क्या हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी जोड़ना पड़ेगा? द आंसर इज यस। प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ने की एंट्री क्या बन गई? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसी का एक ऑल्टरनेटिव मैंने बताया था। ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप ब्रांच को यहां पर ले लो, ब्रांच के अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट की सब आइटम्स ले लो जो क्रेडिट वाली है, फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट वाली आइटम्स हैं वो ले लो टू ब्रांच अकाउंट्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की भी आइटम ले लो और प्रॉफिट एंड लॉस की भी डेबिट ले लो। यह भी एक आपको हमने बात बताई थी। मुझे ये बताओ, हेड ऑफिस का बैलेंस जो यहां बचेगा उसको हम क्या कर देते थे? वो इग्नोर हो जाता था। वो इग्नोर क्यों होता था? वो इग्नोर क्यों होता था? क्योंकि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट बचती नहीं थी। इतना करने के बाद हमने कहा कि हमको एक काम और भी करना पड़ता था। इसको इधर कर देता हूं, हेड ऑफिस इग्नोर। हमें अपने पास क्या स्टॉक रिजर्व भी बनाना पड़ता था? द आंसर इज यस। हमें अपने पास स्टॉक रिजर्व भी बनाना पड़ता था। कौन सा? अगर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यह बाई चांस किसी भी सवाल में अभी तक आपको दर्शन हुए नहीं और आपको मैंने उधार कहा हुआ था किसी सवाल में दर्शन होंगे तो कराएंगे। ओके, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैंसिल होगा और नया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या बनेगा? अभी फटाफट से बताओ। उसकी एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। क्या अभी अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें उसने आपसे कहा था ब्रांच अकाउंट बनाओ, तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां करनी पड़ेंगी मुझको? फटाफट से बताओ। क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या मांग लिया था? उसने कहा ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो भाई साहब, ब्रांच अकाउंट के अंदर जो एंट्रियां हैं यही तो है ना ब्रांच अकाउंट की एंट्रियां। ओ, इसका मतलब मुझे ये बताओ, जब आपका इंस्टीट्यूट बदतमीजी पे आ गया, कहता है मेरे को ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ इंडिपेंडेंट के टॉपिक में, तो मुझे ये बताओ ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्या इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ, क्या इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या ब्रांच की बैलेंस शीट होनी जरूरी है? हां। इसका मतलब इंस्टीट्यूट इनडायरेक्टली ये सारी चीज मांगता है। जब आपसे क्या मांग लेता है? ब्रांच अकाउंट मांग लेता है। यहां तक कि हमने आपके साथ बातें करी। आप में से कुछ एक दो नालायक थे जो हमसे बार बार पूछ रहे थे कि स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट ब्रांच में क्यों नहीं हो रही। यहां पर क्वेरी आ रही थी। वो जब मैंने आज क्लास स्टार्ट की थी ना, तो होमवर्क के अंदर कुछ करा रहे थे, तो कुछ महाशय हमारे पास ऐसे थे, वो कह रहे स्टॉक रिजर्व की एंट्री हमारे पास ब्रांच की बुक्स में क्यों नहीं आ रही है। भाई, ब्रांच की बुक्स में तो कुछ थोड़ा ना आ रहा है। ब्रांच की बुक्स में तो सब कॉस्ट पे ही है, आईपी पे कुछ है ही नहीं है। ब्रांच की कॉस्ट क्या है? आईपी है, तो वो उसी पर काम कर रही है। इसका मतलब स्टॉक रिजर्व का सारा काम कौन करता है? स्टॉक रिजर्व का सारा काम हेड ऑफिस करता है। एचओ की बुक्स एचओ के पास होगा जो कुछ होगा। ओके, तो अपने पास अपने दिमाग में होता पता क्या है? यहां की बात तुम यहां लगा देते हो, यहां की बात तुम यहां लगा देते हो, यहां की बात यहां लगा देते हो, और वो सारी समस्या लैक ऑफ प्रैक्टिस से है और कुछ नहीं है। मैंने कहा कभी कभी आपके पास फॉरेन की भी ब्रांच हो सकती है। क्या फॉरेन की भी ब्रांच हो सकती है? द आंसर इज यस। फॉरेन की भी ब्रांच हो सकती है। फॉरेन की ब्रांच है, एडजस्टमेंट्स की एंट्रियां यहां पर भी हो सकती हैं। क्या एडजस्टमेंट्स की एंट्रियां यहां पर भी हो सकती हैं? फटाफट से बताओ, क्या फॉरेन ब्रांच के अंदर भी एडजस्टमेंट्स की एंट्रियां हो सकती हैं? द आंसर इज यस। इसमें एक नया स्टेप आ जाता है। बताओ, ये जगह मैंने खाली छोड़ी थी, बताओ अब कौन सा स्टेप आ गया? स्टेप 1A। वो कौन सा आ गया कि मुझे अब ये कन्वर्ट भी करना पड़ता है। कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्ट करना पड़ता है मुझको? ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या डोमेस्टिक ब्रांच में मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है कि डोमेस्टिक में एडजस्टमेंट करके आगे चलो? वहां तो आगे चलो, लेकिन जब फॉरेन की ब्रांच है तो क्या मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा? यह नया स्टेप आ गया। कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन से रूल्स लगाने पड़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के रूल्स लगाने पड़ेंगे, जो कहता है ब्रांच दो तरह की हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन। एक ईफो और दूसरी नीफो।
हमारे लिए ईफो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, यानी कि यही आपके सवाल में अगर मिसिंग होगा तो आप ईफो ही मानने वाले हैं अगर कुछ नहीं लिखा है तो। जितनी भी आइटम्स हैं हमारे पास, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनकी जो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स की, इसे हम ईफो में कौन से रेट पर कन्वर्ट करते हैं? एक्विजिशन रेट्स, यानी जब हमने खरीदा था तब का रेट लगाना है। जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं या ऑल लायबिलिटीज हैं, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे कोई भी है, इन पे कौन सा रेट लगाना है? क्लोजिंग रेट लगाना है। खर्चों के लिए और इनकम के लिए डेप्रिसिएशन ऊपर हो चुकी है, इनके लिए आपने कौन सा रेट लगाना है? इसके लिए आपने एक्चुअल रेट लगाना है। एक्चुअल रेट मिसिंग होता है, इसलिए हम कौन सा रेट लगाते हैं? हम अपने पास एवरेज रेट लगाते हैं। यहां मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक का रेट मिसिंग नहीं होगा, इसमें ओपनिंग रेट लगा दो। डेप्रिसिएशन का रेट मिसिंग नहीं होगा, एक्विजिशन रेट लगा दो। और बाकियों के लिए आप क्या कर दो? एवरेज रेट लगा दो। हमने कहा बाकियों में एवरेज रेट लगा दो। फिर मैंने कहा कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका नाता किससे है? हेड ऑफिस से नाता है। जैसे कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं? जैसे हो सकता है हमारा हेड ऑफिस का बैलेंस हो, जैसे गुड्स सेंट का बैलेंस हो, जैसे रेमिटेंसेस का बैलेंस हो। इसके लिए आपने कन्वर्जन नहीं करनी है, इसके लिए आपने कहां जाना है? आपने हेड ऑफिस की बुक्स में देखना है इनका बैलेंस, एचओ की बुक्स में बैलेंस देखें। क्या आपको सवाल वाला पक्का देगा ही देगा? वो आपको पक्का पक्का बैलेंस प्रोवाइड करेगा। जब आप अपने पास ट्रायल को कन्वर्ट करा लेंगे तो इसमें एक्सचेंज डिफरेंस का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कहां चला जाएगा? जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। यदि मान लो ये नीफो होगा तो आप एक्विजिशन रेट की जगह कौन सा रेट यूज करेंगे? क्लोजिंग रेट यूज करेंगे। यानी कि ये रेट की जगह कौन सा रेट यूज करेंगे? क्लोजिंग रेट। और मुझे ये बताओ, क्या ये सारे के सारे सेम हैं? इनमें कोई भी और फर्क वाली बात नहीं है, ये सब सेम है। और एक्सचेंज डिफरेंस का जो बैलेंस है वो हम अपने पास कहां भेज देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट में भेज देंगे। किसी भी सवाल में आपके पास ये आया नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। क्या कन्वर्ट करने के बाद अगला स्टेप वही है कि ब्रांच का बुक्स बनाओ, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ब्रांच का पीएनएल बनाओ, ब्रांच की बैलेंस शीट बनाओ। स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक आपने ट्रायल में ढूंढ लिया होगा, स्टॉक अपनी करेंसी में ढूंढना है, भूल मत जाना। अगर इसमें स्टॉक मिसिंग होगा तो बताओ किसमें होगा? स्टॉक इन आईपी इन डॉलर। ओह, नोटिस कर रहे हैं? हम डॉलर में स्टॉक निकालेंगे। डॉलर मैंने एग्जांपल में बोल दिया, कोई भी करेंसी हो सकती है। हम अपने पास ऐसे करेंगे अपने पास, तो ये अकाउंट बन जाएगा। क्या हेड ऑफिस अकाउंट भी बनाने को आ सकता है? द आंसर इज यस। क्या इनकॉर्पोरेशन भी आ सकती है? द आंसर इज यस। 2 मिनट रुकेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन किया था? 34th क्वेश्चन में क्या कुछ एडजस्टमेंट्स भी थी? फटाफट से बताओ। 34th क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी थी? हां। कन्वर्जन भी था? हां। क्या ब्रांच का भी बुक्स बनानी थी आपने? डॉलर में बनानी थी? हां। क्या हेड ऑफिस की बुक्स दी हुई थी? नहीं दी हुई थी, हेड ऑफिस का डेटा नहीं था। क्या इनकॉर्पोरेशन उसने इनडायरेक्टली पूछ ली थी? फटाफट से बताओ। क्या इनडायरेक्टली उसने पूछ ली थी? द आंसर इज यस। इससे पहले जितने क्वेश्चन कर रहे थे, 34th से पहले जितने कर रहे थे, क्या उसमें इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा था आपसे? नहीं पूछ रहा था। हेड ऑफिस पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था। वो हद से हद ये मांगता था ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट भी नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल और कन्वर्जन। बड़े सारे क्वेश्चन तो कन्वर्ट ऑफ ट्रायल के आगे जाते ही नहीं थे। क्या आपको देख पा रहे हैं? वो ट्रायल कन्वर्ट करो और बात खत्म, वो उतना ही पूछ रहे थे। मंजिल बहुत दूर तक है लेकिन वो यहीं तक काम कर रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसका मतलब वो डिपेंड करता है कि हम आप इसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसके बाद एक और भी होता है जिसका नाम है फॉरेन में हेड ऑफिस है। क्या फॉरेन में हेड ऑफिस भी हो सकता है? द आंसर इज यस। क्या अब भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? द आंसर इज यस।
क्या अब भी मुझे ट्रायल कन्वर्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, अब भी मुझे ट्रायल कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आगे सब कुछ वही होगा? आगे सब कुछ वही होगा, लेकिन इसमें एक बड़ी मजे की बात है, सवाल हमने इसका अभी तक कोई नहीं किया। बड़ी मजे की बात यह है कि जब आप इसमें रेट लगाएंगे तो ध्यान देना, आप यहां पर क्या कर रहे थे? डॉलर से रुपए निकाल रहे थे। यहां क्या करोगे? रुपए से क्या निकालोगे? डॉलर। क्योंकि ऑफिस आपका, हेड ऑफिस कहां पर है? अमेरिका में, और ब्रांच आपकी लोकल है, तो रुपए वाली ब्रांच को किस में काम करोगे? डॉलर में काम करोगे। जब आप ऐसा करते हो तो आपको मालूम है, इसे कन्वर्ट करना हो, 1 लाख को डॉलर में कन्वर्ट करो। सारे बच्चे बताओ, 1 लाख को डॉलर में कन्वर्ट करो। तो जब आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे, अगर 40 रुपए का डॉलर है, तो क्या 1 लाख इंटू 40 डॉलर बन जाएंगे? फटाफट से बताओ, क्या 1 लाख इंटू 40 डॉलर बन जाएंगे? ओ माई गॉड! इसका मतलब यहां पर जब रेट यूज होगा तो डिवाइडेड बाय का यूज करना पड़ेगा। क्या मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकता हूं रुपयों के डॉलर कन्वर्ट करने हैं? कर लोगे? कोई देख लो अगल बगल सुन ना रहा हो, ठीक है, वो कहेंगे कैसी बातें चल रही हैं बेटा, डॉलर, रुपये को डॉलर बनाना है, कन्वर्ट कर लोगे? द आंसर इज यस, यू शुड। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट आपके पास ये एक मुद्दा है, क्या यहां पर भी स्टॉक मिसिंग हो सकता है? फटाफट से बताओ, क्या यहां पर भी स्टॉक मिसिंग होगा? द आंसर इज यस। बताओ, स्टॉक आईपी पे बनाएंगे, किस में बनाएंगे? रुपयों में के डॉलर में? स्टॉक किस में बनाएंगे? स्टॉक ब्रांच निकालती है, ब्रांच के यहां पर सारा काम किस करेंसी में हो रहा है? ब्रांच के यहां पर सारा काम किस में हो रहा है? रुपयों में। तो इसका मतलब यह काम किस में होगा? रुपयों में होगा। ओके, और फिर उस स्टॉक को भी क्या डॉलर में कन्वर्ट करेंगे? उस स्टॉक को भी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अच्छा, क्या उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद वो आपको फाइनल अकाउंट भी मांग सकता है ब्रांच के? द आंसर इज यस, कुछ भी मांग सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि हमने आपके साथ बातें करी, ये इंडिपेंडेंट है, बस इतना ही इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। मुझे ये बताओ, जब आप डिपेंडेंट ब्रांच पर आए तो हमने आपके साथ 2 बातें की। नीचे करिए कैमरा। हमने 2 बातें करी। हमने कहा देखो, एक तो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है? हेड ऑफिस का। और एक किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रांच का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सेमी डिपेंडेंट, जिनमें कौन सी प्राइसिंग यूज होती है? ड्यूअल प्राइसिंग यूज होती है, जिनमें ब्रांच क्या करती है? ब्रांच ओन स्टॉक खरीदती है बाजार से और बेचती है। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? हम ऐसे क्वेश्चंस में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल जो बनाते हैं, फटाफट से बताओ किस में बनाते हैं? इन आईपी। हम किस में बनाते हैं? इन आईपी। और फिर उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? उस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? एचओ के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या एचओ के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, भूल मत जाना, एचओ के ट्रेडिंग पीएनएल में बाय जीपी आएगा, बाय ब्रांच का प्रॉफिट आएगा, क्या स्टॉक रिजर्व भी आएगा? फटाफट से बताओ, क्या स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा? द आंसर इज यस। हम इससे काम चला लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? हेड ऑफिस का है, तो हमने आपके साथ कहा कि हमें अपने पास ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। एक कौन सा है? डेटर मेथड, जो कि आपकी बेस्ट अजम्पशन है, आपको यह लगाना चाहिए। दूसरा कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। तीसरा कौन सा है? फाइनल अकाउंट मेथड। ओके, जब हम बात करते हैं डेटर मेथड की, तो डेटर मेथड में कॉन्सेप्ट क्या है? क्या दिया और क्या लिया। क्या यही कॉन्सेप्ट है? क्या दिया क्या लिया। याद कर लें, वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। क्या आपको इसमें लोड को कैंसल आउट करना पड़ता है? क्रेडिट साइड पर लोड को उल्टे हाथ पर, हर चीज का लोड आप उसके अंदर क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं।
इसमें गुड्स सेंट का अकाउंट भी बनाते हैं, इसमें स्टॉक रिजर्व का अकाउंट भी बनाते हैं तथा कुछ मेमोरेंडम अकाउंट भी तैयार करते हैं। यह ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये मेमोरेंडम मेथड है। हम इसमें स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, हम इसमें डेटर अकाउंट बनाते हैं और हम एक सपनों का अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या था, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स। और इसके अलावा ब्रांच पीएनएल भी बनाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी मांगता है तो वो अकाउंट भी हम साथ में तैयार कर देते हैं जो कि कैश एक्सपेंसेस का होता है। एडजस्टमेंट में हम सारे के सारे सपनों को लेते हैं और ऑलरेडी इसके डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं, तो आप उनको देखेंगे तो 5-6 वीडियोस में ही काम खत्म हो जाता है। फाइनल अकाउंट मेथड में हम एट कॉस्ट क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम एट कॉस्ट ही काम करते हैं। अब एक बात बताओ, जब फाइनल अकाउंट में एट कॉस्ट ही काम करोगे तो क्या बाद में ये स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट होगी जो यहां पर की हुई थी? जब तुम पहले ही कॉस्ट पर लोगे तो फिर इसका मतलब ये वाली में टेक्निक लगाने की आवश्यकता नहीं, आपके पास सीधा सीधा इसी पर ही सवाल हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कौन से पेन से लिखूं मैं? लाल पेन से लिख दूं? लाल पेन से लिखते हैं। डेटर्स मेथड पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9, ठीक है। 29, 38, 40, 29, 38, 40, 41, फिर है 45, 57 और क्वेश्चन नंबर 12। स्टॉक एंड डेटर मेथड पर है क्वेश्चन नंबर 7, 11, 31, 36, 58, 31, 36, 58 तथा 61, 62, 64, 61, 62, 64 और 63 भी था 63। फिर इसके बाद फाइनल अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 51। 51 इसमें था, 51 जहां तक मुझे ध्यान है 51 इसका था, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 19 भी था इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा कि एक मिक्स क्वेश्चन था कई मेथड से करने का, वो था क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूअल प्राइसिंग पर और भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 32, 50 और क्वेश्चन नंबर 59। ये आपके ड्यूअल प्राइसिंग पर थे। इसके अलावा रिकंसिलेशन एंट्रीज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन थे? रिकंसिलेशन की एंट्रीज पर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर कहां गया, 14, 25, 26, 14, 25, 26, ये रिकंसिलेशन वाले थे। 28, 33, 28, 33, 39, 53 एंड 60। इसके अलावा जिसमें आपने कंसोलिडेशन करना है, ठीक है, जिनमें आपने कुछ काम करना है, उनमें है क्वेश्चन नंबर 15, 16 जिसमें आपको कोई कंसोलिडेशन करनी है, 18, 30, 47। इसके अलावा फॉरेन के हेड ऑफिस पर आपके पास क्वेश्चंस हैं। फॉरेन के हेड ऑफिस 20, 22। क्या मैंने फॉरेन का हेड ऑफिस अभी तक कराया एक भी क्वेश्चन आपको? द आंसर इज नो। 35, 37, 42, 43, 44। फिर हमारे पास हैं फॉरेन के ब्रांच के क्वेश्चन
21, 34 34 नंबर अभी कर रहे थे। 46, 48, 9, 46, 48, 49, 52, 54 फिर थे आपके पास 55, 65, 66। एक बिना बात का सवाल था इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस का, वो था क्वेश्चन नंबर 27 और थ्योरी के क्वेश्चन थे 23, 24। थ्योरी के क्वेश्चन थे 23, 24 और दो क्वेश्चन अभी और भी मैंने लिखे हुए थे, वो है 17 एंड 56। लो भाई तो मैंने अपने पास ये एक थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। हाँ अर्पित, सारे चैप्टर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, उनमें आपको मैं शीट देता हूं जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो आपको हैंडल करने में दिक्कत है। बाकी छोटे चैप्टर में सारा कुछ करो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो जो बड़े टॉपिक्स हैं उनमें हम ऐसा एक शीट बना लेते हैं। रेदर उसके अंदर क्या होता है ना, मैं अपने पास एक शीट बना के रखता हूं इन क्वेश्चंस की, तो मेरे पास वो शीट होती है, वो दे देता हूं मैं आपको। वो छोटे टॉपिक में ऐसी कोई शीट की आवश्यकता ही नहीं होती है।